बेटा मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि जो बच्चे अपनी पढ़ाई को अपनी आर्थिक स्थिति कारण त्याग देते हैं, उन सभी बच्चों के लिए खुशखबरी यूपी गवर्नमेंट लेकर आई है। इस खुशखबरी में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या क्या यूपी गवर्नमेंट अभी अपने बच्चों को देने वाली है, जिससे वो अपनी पढ़ाई को त्यागे नहीं, अपनी पढ़ाई को रोके नहीं और पढ़ाई करते रहें। क्योंकि पढ़ाई करने से ही क्या होता है बेटा, आपने वो डायलॉग सुना होगा ना कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अगर आपने शिक्षा ग्रहण की है, मन लगाकर ध्यान लगाकर शिक्षा ग्रहण की है, तो जो ये आपकी आर्थिक स्थिति है, ये जीवन पर्यंत के लिए, आपके आने वाली 7 पीढ़ियों के लिए आप नष्ट कर सकते हैं। आपके माता पिता को आप एक अच्छा जीवन दे सकते हैं, जो उनका संघर्ष भरा जीवन है वो आप वहीं पर रोक देंगे जहां पर वो है। ठीक है, तो इसी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे यूपी गवर्नमेंट ने सभी बच्चों के लिए जो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा है, अगर आप उस क्राइटेरिया में आते हैं तो आपको कुछ ना कुछ अमाउंट देने वाली है। यह अमाउंट बेटा आपके जो पढ़ाई करने के लिए छोटी मोटी जरूरतें हो, जैसे किताब कॉपी, छोटा मोटा रिचार्ज है, क्योंकि आजकल हम टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, तो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, कॉपी पेन और अन्य जो भी जरूरतें हैं पढ़ाई संबंधित, वो आप इस अमाउंट से परिपूर्ण कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो अपने यूपी गवर्नमेंट ने ये बहुत अच्छी चीज की है कि जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं उनके लिए थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट उनने रखा है, क्योंकि हॉस्टल की फीस वगैरह होती है। ठीक है, तो इन सब चीजों को जानने के लिए हम आपको बताने वाले हैं आज इस वीडियो में कि क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन इसके लिए क्या कहते हैं एलिजिबल है, साथ ही साथ क्या अमाउंट मिलने वाला है, क्या आपको डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने हैं और किस वेबसाइट में जाकर ये सारे फॉर्म भरने हैं। सारी प्रोसेस बताऊंगा बेटा। 9 से लेकर 10 तक की अलग प्रोसेस है, 11 से लेकर के 12 तक की अलग प्रोसेस है। तो थोड़ा ध्यान से सुनना और जो मैं डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूं वो सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लेना। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं कि ये जो अभी इसका कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है ऑफिशियली, बट जो पिछले साल नोटिफिकेशन था, जो पिछले साल क्राइटेरिया था, उस क्राइटेरिया के हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या क्या चीजें आपको इकट्ठी करनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको इकट्ठे करने हैं। जैसे ही इस साल का नोटिफिकेशन आएगा मैं वापस एक वीडियो बनाऊंगा। इंस्टाग्राम के थ्रू हमारे से जुड़े रहिए, यूट्यूब से जुड़े रहिए। मैं वापस एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताने वाला हूं कि इस साल सरकार कितना पैसा देगी, इस साल क्या क्या नए डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं और कब से डेट है, कब लास्ट फॉर्म है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, आप बेटा ये दोनों क्यूआर को स्कैन करके आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों पर जुड़ जाइए। दोनों पर जुड़ने से क्या होगा कि जो भी नए अपडेट्स हम लाते रहते हैं वो आपको सीधे आपके टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर मिलेंगे। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी सर्च करने की जरूरत नहीं है। जो भी नए अपडेट्स हैं वो सीधे के सीधे आपके व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब इंफॉर्मेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखिए बेटा कि आपको यूपी गवर्नमेंट कितने पैसे देने वाली है। यूपी गवर्नमेंट पढ़ने के लिए दे रही है 12,000 तक की स्कॉलरशिप। 12,000 बोले तो 1,000 रुपए महीना के आसपास। ठीक है, तो 12,000 रुपए तक की स्कॉलरशिप बेटा दे रही है। किसे देगी? 9 से लेकर के 12th के छात्रों के लिए। क्या? 9 से लेकर 12th के छात्रों के लिए। अब बेटा इसमें जो है दो कंडीशन है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें इनके इस तरह की स्कॉलरशिप के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो उनके लिए अलग रिन्यूअल होता है, मतलब उनके लिए अलग रजिस्ट्रेशन होता है। और जो नए बच्चे होते हैं जिन्हें इंफॉर्मेशन नहीं होती है उनके लिए अलग प्रोसेस होती है। ठीक है, तो सारी की सारी प्रोसेस आपको मैं समझाने वाला हूं, बस हमसे जुड़े रहिए। चलिए चलिए देखते हैं तो क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें देनी है सरकार को और क्या क्या पिछले साल की इंफॉर्मेशन जो जिससे हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि इस साल जो है कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं, कितना पैसा मिलेगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं। पहला जो है बेटा, यूपी स्कॉलरशिप के लिए आवेदन के लिए दो श्रेणियां हैं। पहली श्रेणी क्या है? फ्रेश कैंडिडेट। दूसरा क्या है? रिन्यूअल। फ्रेश कैंडिडेट वो है जिनने आज तक कभी ये स्कॉलरशिप नहीं ली। रिन्यूअल कैंडिडेट्स वो है बेटा जिनने पहले स्कॉलरशिप ली है। जैसे मान लीजिए आपने 9th में स्कॉलरशिप ली है तो आप 10th में आ गए हैं, तो आपको वापस स्कॉलरशिप रिन्यूअल करनी पड़ेगी। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो 11th में 12th में आ गए हैं, 11th में आपने स्कॉलरशिप ली थी, आपको 12th में भी स्कॉलरशिप चाहिए है, तो आपको रिन्यूअल करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए
क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्कॉलरशिप के लिए, कौन कौन एलिजिबल है? पहला, आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए। आप जो है बेटा उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी होने चाहिए। दूसरा क्या बोलता है, जिस भी संस्थान में आप पढ़ रहे हैं उसे सरकारी मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। तीसरा, छात्र एससी कैटेगरी, एसटी, ओबीसी, सामान्य में बेटा ईडब्ल्यूएस और अल्पसंख्यक वर्ग से संबंधित होना चाहिए। अल्पसंख्यक में कौन कौन आते हैं सर? अल्पसंख्यक में बेटा मुस्लिम, जैन, क्रिश्चियन और आदि धर्म इसमें आते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, पारिवारिक की वार्षिक आय सरकार द्वारा निर्धारित सीमा के अंदर होनी चाहिए। अब ये सीमा क्या है वो आगे बताऊंगा, ठीक है। उसके लिए एक अलग अलग प्रावधान दिया गया है कि एसटी के लिए अलग है, ओबीसी के लिए अलग है, ईडब्ल्यूएस के लिए अलग है, एससी के लिए अलग है, अल्पसंख्यक के लिए अलग है, ठीक है। तो ये जो सीमाएं हैं वो मैं आगे आपसे डिस्कस करने वाला हूं। आवेदक के पास, जो कैंडिडेट्स है उसके पास बैंक से आधार लिंक होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, पिछली कक्षा के न्यूनतम निर्धारित अंक होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि जिस भी क्लास में है आप, 9th में है तो 8th की, 10th में है तो 9th की, 11th में है तो 10th की, 12th में है तो 11th की मार्कशीट होनी चाहिए, वो भी पास वाली, फेल वाली नहीं चलेगी बेटा। वही रिन्यूअल के लिए भी वही है कि पिछले क्लास की मार्कशीट होनी चाहिए। एक छात्र एक समय पर एक ही छात्रवृत्ति योजना का लाभ ले सकता है। एक छात्र एक क्लास में, आप 9th में है, 10th में, 11th में, 12th में है तो आप एक ही बार ले सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, आवेदन के समय सभी आवश्यक दस्तावेज, जो भी कागज हमें चाहिए है वह सारे रेडी होने चाहिए। कौन कौन से कागज हैं उनकी एक अलग से एक लिस्ट लेकर आया हूं, वो सब मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, यूपी स्कॉलरशिप ओटीआर रजिस्ट्रेशन 2025-26। अब ये 2025-26 का बेटा 26-27 का नोटिफिकेशन नहीं आया है, जैसे ही आएगा मैं सारी की सारी आपको इंफॉर्मेशन दूंगा। आइए समझते हैं। यूपी स्कॉलरशिप आवेदन के लिए यूटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होता है। यूटीआर नंबर के बिना आवेदन प्रक्रिया पूरी नहीं की जाएगी। जब आप बेटा ये scholarship.up.gov.in खोलेंगे तो इस तरह का कुछ इंटरफेस खुलेगा, इस तरह का पेज खुलेगा। आपको यहां पर ओटीआर पंजीकरण करें। ओटीआर मतलब होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। ओटीआर पंजीकरण करने के बाद आपको एक नंबर दिया जाएगा, उस नंबर को आपको कहीं पर लिख करके कहीं सेव कर लेना है, क्योंकि वह नंबर हमेशा काम आएगा आपके, ठीक है। और ये जो स्कॉलरशिप बेटा 12th तक नहीं, कॉलेज में भी आपके काम आएगी। समझ में आया? तो ये जो ओटीआर नंबर है ये बहुत जरूरी होता है, अगर ये खोया तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो आपको ओटीआर नंबर जनरेट करने के बाद बहुत ध्यानपूर्वक लिख लेना है, कहीं पर किसी डायरी में या मोबाइल में सेव कर लेना है। ओटीआर नंबर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ऐसा कुछ खुलेगा आपके पेज। यहां पर ऐसा पेज खुलने के बाद मोबाइल वेरिफिकेशन, मोबाइल नंबर आपको वेरीफाई करना है, केवाईसी करना है और फाइनल ओटीआर नंबर जनरेट हो जाएगा। अब ये होगा कैसे, जैसे ही आप ये पेज खोलेंगे बेटा तो यहां पर आपको किस जाति किस वर्ग से है वहां पर आपको क्लिक करना है। यहां पर आपको मोबाइल नंबर डालना है, यहां पर कैप्चा डालना है और जनरेट ओटीपी। एक बार ओटीपी आया, मोबाइल वेरिफिकेशन डन हो गया आपका। नेक्स्ट अगर बात करें तो कौन कौन सी क्लास वाले विद्यार्थी इसमें एलिजिबल है। दो आते हैं बेटा, एक होता है प्री मैट्रिक, दूसरा होता है पोस्ट मैट्रिक, तीसरा होता है हायर एजुकेशन। तो हायर एजुकेशन वाली बात नहीं करेंगे हम, क्योंकि ये तो कॉलेज वाली बात है। हमारे बच्चे जो है 9th-10th में या फिर 11th-12th में, ठीक है। तो जो 9th-10th में है उनको प्री मैट्रिक बोलते हैं, जो 11th-12th में है उनको पोस्ट मैट्रिक बोलते हैं। अब 9th-10th का अगर बच्चा है, 9th का है 8th की मार्कशीट, 10th का है तो 9th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। जिस विद्यालय में पढ़ रहे हैं उसमें सरकारी मान्यता होनी चाहिए, ठीक है। और यह योजना उन विद्यार्थियों के लिए है जो आर्थिक तंगी के कारण अपनी पढ़ाई छोड़ने की स्थिति में होते हैं या माध्यमिक शिक्षा जारी रखना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, मैंने देखा है बेटा जीवन में, कि मैं उनसे पूछता हूं क्या हुआ, क्यों नहीं पढ़ाई कर रहे हो? सर पैसे नहीं। जैसे मान लो मैं कहीं घूमने गया, कोई बच्चा गुब्बारे बेच रहा है, कोई पेन बेच रहा है, कोई गुलाब बेच रहा है। मैं पूछता हूं बेटा क्या हुआ, क्यों नहीं पढ़ाई लिखाई में ध्यान देते हो? सर खाने को पैसा नहीं है तो पढ़ के क्या करेंगे। अब इतना दुख होता है मुझे बेटा कि काश मैं सक्षम होता और इन सारे के सारे बच्चों को पढ़ाई करवा देता, पर मैं इतना सक्षम हूं नहीं। पर हमारी सरकारें बहुत सक्षम हैं, तो ये सभी बच्चों के लिए मदद कर रही हैं। नेक्स्ट अब अगर बात करें पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की बात करें तो 11th-12th जो बच्चे हैं बेटा, आप 11th में हैं
तो 10th की और 12th में 11th की पास वाली मार्कशीट होनी चाहिए। आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिस विद्यालय में पढ़ रहे हैं, उसमें सरकारी मान्यता होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट अगर बात करें तो यह हायर एजुकेशन में जो कॉलेज वाले बच्चे हैं उनके लिए। नेक्स्ट मैंने बोला था कुछ ना कुछ एक इनकम क्राइटेरिया है, मतलब कि आप जिस भी वर्ग से आते हैं बेटा, उसमें आपकी जो परिवार की आय है उसमें कोई ना कोई क्राइटेरिया सेट किया है सरकार ने। क्या क्राइटेरिया है समझते हैं। प्री मैट्रिक कौन से? 9th और 10th वाले बच्चे। जो 9th और 10th वाले बच्चे हैं उन अगर जनरल कैटेगरी के हैं, एससी के हैं और एसटी के हैं, तो अगर आपके परिवार की टोटल आय 2.5 लाख से कम है, परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है और ओबीसी की वार्षिक आय 2 लाख से कम है, तो ही आप ये स्कॉलरशिप ले सकते हैं। पोस्ट मैट्रिक की बात करें, पोस्ट मैट्रिक में क्या दिया है, एससी और एसटी के जो विद्यार्थी हैं उनकी परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, और अन्य वर्ग जो आते हैं बेटा उसमें चाहे जनरल हो, चाहे ओबीसी हो या फिर अल्पसंख्यक हो, उनकी 2 लाख से कम होनी चाहिए। और जो आय प्रमाण पत्र होना चाहिए वो पिछले 6 महीने का, ऐसा नहीं कि 10 साल पहले का ले आए, नहीं, पिछले 6 महीने का एक आय प्रमाण पत्र बनेगा, वह इसमें लगाया जाएगा। ठीक है, चलिए अब कौन कौन से दस्तावेज बहुत जरूरी है। पहला है निवास प्रमाण पत्र, फिर बैंक पासबुक, पिछली क्लास की मार्कशीट जो बार बार मैं बोल रहा हूं, फीस की रसीद। अब जिस भी विद्यालय में पढ़ रहे हैं बेटा आप, वहां पर एक रिसिप्ट मिलती होगी, वो आपको सहेज कर रखना है क्योंकि वो भी आपको देनी पड़ेगी। नेक्स्ट, अगर नामांकन संख्या मतलब रोल नंबर, आपको आधार कार्ड, और ये आधार कार्ड आपके जिस भी अकाउंट में पैसा लेना है वहां पर लिंक होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटो, आय प्रमाण पत्र जो कि पिछले 6 महीने का हो, जाति प्रमाण पत्र यदि लागू होता है, और मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी आपके पास होनी चाहिए। तो ये 10 जो हैं डॉक्यूमेंट्स आपको आज ही तैयार कर लेने हैं। अभी आपकी गर्मियों की छुट्टी चल रही है तो अभी जो है ये सारे जो है तैयार कर लो, क्योंकि अगर नोटिफिकेशन आ गया और फिर आप ये सब डॉक्यूमेंट तैयार करने जाओगे तो हो सकता हो कि जब तक आखिरी डेट आए और ये आपके डॉक्यूमेंट तैयार ही ना हो। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखो कि अभी ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट 10 के 10 डॉक्यूमेंट तैयार करके रख लो। अब आता है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। रजिस्ट्रेशन कैसे होता है? रजिस्ट्रेशन कैसे होगा बेटा कि आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर पर ये scholarship.up.gov.in वेबसाइट खोलिए। वहां पर आपको ऐसा कुछ पेज खुलेगा। ऐसे कुछ पेज में आप जाने के बाद स्टूडेंट सेक्शन में जाना है। स्टूडेंट सेक्शन में जाने के बाद न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आपको जो है यहाँ पर 4 डब्बे दिखेंगे। इन 4 डब्बों में आपको पहले डब्बे से मतलब है, सिर्फ और सिर्फ पहले डब्बे से मतलब है। एसटी एससी जनरल कैटेगरी के लिए ये है, ओबीसी कैटेगरी के लिए ये है, माइनॉरिटीज मतलब अल्पसंख्यक के लिए ये है, और एक और बेटा इसमें सेक्शन जोड़ा है उनने, अस्वच्छ पेशे। असक्ष पेशे जो होते हैं, जो सफाई कर्मी वगैरह होते हैं, उनके लिए भी एक नया कॉलम उनने जोड़ा है। ठीक है, तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। यहां देखिए, अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग में मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन तथा पारसी छात्र छात्राएं आते हैं। चलिए, तो जैसे ही आपने यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन का, न्यू रजिस्ट्रेशन के बाद आपको यहाँ पर ऐसा कुछ इंटरफेस दिखेगा। अब आप एसटी एससी जनरल में है, प्री मैट्रिक में है, 9th 10th में है, या फिर पोस्ट मैट्रिक में है, ओबीसी में है, प्री मैट्रिक या पोस्ट मैट्रिक, माइनॉरिटी में है, प्री मैट्रिक या पोस्ट मैट्रिक, और अस्वच्छ पेशे में अगर आपके माता पिता अस्वच्छ पेशे में है तो आपको यहाँ पर प्री मैट्रिक 9th और 10th वालों के लिए ये दिया गया है। ठीक है, उसके बाद आप स्क्रीन में दे रहे ओटीआर नंबर को ध्यानपूर्वक दर्ज करें। ओटीआर भरते ही आवेदन फॉर्म खुल जाएगा। जो आपने पहले ओटीआर नंबर जनरेट करा था, अब यहाँ पर ओटीआर नंबर डालना पड़ेगा। फॉर्म अपने व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षणिक विवरण और स्कूल कॉलेज से जुड़ी जानकारी सही तरीके से भरें। जैसे ही आप ओटीआर नंबर डालेंगे, फॉर्म खुलेगा। फॉर्म खुलने के बाद आपको जो भी आपकी पर्सनल डिटेल है, आपका नाम, आपके माता का नाम, पिता का नाम, वार्षिक आय, कौन सी जाति से, कौन से वर्ग से हैं, ठीक है, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, वो स्कूल में सरकारी मान्यता है कि नहीं, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी। उसके बाद आगे क्या होगा, आपके पास लॉगिन पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन आएगा। ये लॉगिन पासवर्ड वापस आप कहीं डायरी में लिख लो, सेव कर लो, भूलना नहीं चाहिए। लॉगिन पासवर्ड भूला, वापस दिक्कत हो जाएगी। पूरी जानकारी अच्छी तरीके से जांच लें, उसके बाद सबमिट करें। सबमिट करने के बाद प्राप्त रजिस्ट्रेशन नंबर का स्क्रीनशॉट या प्रिंट के रूप में सुरक्षित रखें।
क्योंकि आगे लॉगिन या आवेदन करने की स्थिति में इसकी जान आवश्यक आवेदन की स्थिति देखने के लिए इसकी आवश्यकता होगी। ठीक है, समझ गए आप लोग कि हमें ओटीआर नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड संभाल कर रखना है। ये तो करना है सभी बच्चों को। अब आते हैं वापस। अब यहां पर दो विभाग हो जाएंगे, एक वो बच्चे जो पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, एक वो बच्चे जो रिन्यूअल कराना चाहते हैं। ठीक है, चलिए अब समझते हैं। अब वो बच्चे जो फ्रेश लॉगिन कर रहे हैं, मतलब आज तक कभी उनने ये स्कॉलरशिप ली ही नहीं। चलिए, तो आपको क्या करना है, वापस बेटा इसी वेबसाइट पे जाना है scholarship.up.gov.in पर। ऐसा कुछ फेस खुलेगा, ऐसा इंटरफेस खुलने के बाद आपको फ्रेश लॉगिन पे क्लिक करना है। फ्रेश लॉगिन क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आएंगे। आपने 2 ऑप्शन काम किए, प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक। प्री मैट्रिक 9th 10th, पोस्ट मैट्रिक 11th 12th। जैसे ही क्लिक करेंगे बेटा तो आपको यहां पर कुछ ऐसा पेज खुलेगा। ऐसा पेज खुलने के बाद यहां पर आवेदन का प्रकार नवीन और पाठ्यक्रम का प्रकार प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक जो भी आप क्लिक करेंगे वो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। पर रजिस्ट्रेशन संख्या भरें। अब किस सत्र में आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो 25-26 में कर रहे हैं, 26-27 में कर रहे हैं, जहां भी कर रहे हैं वहां पर यहां पर रजिस्ट्रेशन सत्र आपको लिखना पड़ेगा। अब जो आपने ओटीआर नंबर था यहां डालना है, जो आपने पासवर्ड सेट करा था यहां डालना है, आपको ये कैप्चा कोड यहां डालना है और सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद कुछ ऐसा फॉर्म खुलेगा। ठीक है, ये देखो ये ट्रैकर चल रहा है बेटा, है ना। जैसे जैसे आप प्रोसेस कंफर्म होती जाएगी ये ट्रैकर जो है ग्रीन होता जाएगा। अगर प्रोसेस कंफर्म नहीं होगी तो ये ट्रैकर लाल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि वो प्रोसेस को आपको दोबारा करनी है या फिर जांचना है कि कोई गलती तो नहीं हो गई। नेक्स्ट, जैसे पहला क्या है, रजिस्ट्रेशन करना है, फिर एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, फिर इनकम और कास्ट सर्टिफिकेट डालना है, उसके बाद आधार का वेरिफिकेशन करना है और फिर एप्लीकेशन को लॉक कर देना है। ठीक है, ये किसके लिए है, फ्रेश बच्चे जो आज तक कभी ये स्कॉलरशिप नहीं ली है उनके लिए। पहला क्या, रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म और डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, फिर इनकम और कास्ट सर्टिफिकेट को वेरीफाई करना है, आधार को वेरीफाई करना है, एप्लीकेशन लॉक कर देनी है। एप्लीकेशन लॉक करने के बाद आपको एक प्रिंट आउट मिलेगा। वो प्रिंट आउट बेटा आपको अपने स्कूल में जाकर जमा करना है। स्कूल में जाकर इसलिए जमा करना है क्योंकि ये जो लॉगिन वाला ये डैशबोर्ड होता है बेटा वो स्कूल वालों के पास भी होता है। तो वहां पर जाएगा और देखा जाएगा कि इस बच्चे ने अप्लाई किया था। अब जब वो देखेंगे तो आप उनको तो पता होता है स्कूल वालों को कि इस बच्चे की स्थिति कैसी है ना। तो वो क्या करेंगे, वहां पर अप्रूव कर देंगे। जैसे ही वो वहां पर अप्रूव करेंगे उसके कुछ दिनों बाद जो आपने बैंक खाता दिया है उस पर आपके पैसा डायरेक्टली आ जाएगा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं मैं कि कभी कभार क्या होता है बेटा कि बहुत सारे बच्चे छोटी मोटी गलतियां कर देते हैं, कभी नाम लिखने में, कभी सरनेम लिखने में, कभी माता पिता के नाम में वो थोड़ा ऊंच नीच हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह की जो गलतियां होती हैं उसके लिए भी एक सरकार ने क्या दिया है बेटा, करेक्शन के लिए ऑप्शन दिया है कि एक समय, एक डेट देते हैं, उस डेट में आपको करेक्शन करना होगा। ठीक है, चलिए अब उन बच्चों की बात कर लेते हैं जो रिन्यूअल कराना चाहते हैं, जिनने 9th में लिया है, 10th में आ गए हैं, जिनने 11th में लिया था 12th में आ गए हैं। तो अब आपको रिन्यू कराना है, आपको वापस स्कॉलरशिप चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आइए समझते हैं। जो बच्चे रिन्यू कराना चाहते हैं वापस इस डैशबोर्ड पर जाएंगे। इस पेज पर जाने पर स्टूडेंट सेक्शन में क्लिक करेंगे। अब यहां पर लिखा है लॉग इन रिन्यूअल। क्या लिखा है, लॉग इन रिन्यूअल। अगर आप 10th में हैं तो ये क्लिक करेंगे, अगर आप 12th में है या 11th में है तो पोस्ट मैट्रिक क्लिक करेंगे। पोस्ट मैट्रिक क्लिक करने के बाद अब आपका ओटीआर नंबर तो पहले से ही होगा क्योंकि आप पिछले साल ले चुके हैं, तो उसी ओटीआर नंबर को दर्ज करना है। लॉगिन करने के बाद जो आपने पिछला आवेदन, वैसे मान लीजिए आपने 9th या 11th या 10th में आपने कभी ना कभी अप्लाई किया होगा, तो जो आपने इन्फॉर्मेशन पहले डाली होगी वो सारी इन्फॉर्मेशन एक बार में खुलकर आ जाएगी। अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन अपडेट हो गई है, आपका मोबाइल नंबर अपडेट हो गया है, आपका ईमेल आईडी अपडेट हो गया है, आपका
आय प्रमाण पत्र अपडेट हो गया है, तो वह सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको वापस से एक बार देनी पड़ेगी। अगर आपको लगता है कुछ भी अपडेट नहीं हुआ है, सबमिट करके आगे बढ़ जाए। लिखा है ना, सभी व्यक्तिगत या शैक्षणिक विवरण ध्यानपूर्वक जांचें, जरूरत पड़ने पर एडिट या मॉडिफाई का विकल्प का उपयोग कर सुधार करें। हो सकता है बेटा फीस, आपके स्कूल की फीस बढ़ गई हो, आपने स्कूल बदल दिया हो, तो ये सब इंफॉर्मेशन जो है बेटा वहां पर आपको डालनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्या है बेटा, अब क्या क्या अपडेट करना है। जैसे मान लीजिए आपने 9th में भरा था फॉर्म, तो वहां पर 10th करना पड़ेगा, 10th में भरा था तो 11th करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, जो भी नई फीस रसीद है वो डालनी पड़ेगी। अब बैंक खाते की जानकारी जो आप पहले दे चुके हैं वो चलेगी। अगर आप कोई नया बैंक खाते में पैसा लेना है तो वो आपको अपडेट करना पड़ेगा। इसके बाद आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें। फीस रसीद, क्योंकि हर साल फीस बढ़ती है तो फीस रसीद डालनी पड़ेगी। आय प्रमाण पत्र, क्योंकि क्या बोल रहे हैं 6 महीने का चाहिए। अब आपने 1 साल पहले अप्लाई किया था तो वो नहीं चलेगा, आपको नया बनाना पड़ेगा जो 6 महीने पुराना हो। जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो और बैंक पासबुक की कॉपी, ये सब डालनी पड़ेगा। उसके बाद आपको फाइनल सबमिट क्लिक करें और आपका रिन्यूअल आवेदन पूरा हो जाएगा। अब ये देखना है कि आपकी स्कॉलरशिप कहां तक पहुंची, आएगी या नहीं आएगी, कब तक आएगी। उसके लिए भी विकल्प दिया है बेटा स्टेटस का। स्टेटस में देखें तो यहां पर हर साल का स्टेटस दिया भैया। एप्लीकेशन स्टेटस 19-20, 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, ऐसे हर साल का देते हैं। तो वहां पर आप देख लीजिए कितना पैसा आया, कब आएगा, कितने दिन लगेंगे, क्यों नहीं आ रहा, क्या क्या दिक्कत हो गई, ये सारी स्टेटस आपको यहां पर दिख जाएगा। अब देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं, बस यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है, कैप्चा कोड डालना है। इस तरह का कुछ इंटरफेस खुलेगा, यहाँ पर आपको दिख जाएगा क्या क्या दिक्कत हो रही है, या पैसा आएगा या नहीं आएगा, कहां पर अटका हुआ है, ये सारी बातें आपको यहाँ पर पता चल जाएंगी। और एक और वेबसाइट है बेटा, ये वाली pfms.nic.in। क्या, pfms.nic.in में जाकर के नो योर पेमेंट में जाकर के रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड, ओटीपी डालेंगे और आपको वहां पर भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। वही मैंने आपको बताया कि एप्लीकेशन जो आप भरे हैं वो हो सकता है कुछ ना कुछ गलती हो गई हो, उसको करेक्शन करने का विंडो भी यहाँ पर दिया जाता है। करेक्शन करने के लिए आपको एक डेट दी जाएगी, उस डेट पर आपको यहाँ पर करेक्शन करना होगा। सेम वही रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है, एप्लीकेशन को एडिट करना है। जो भी आपको लगता है गलती हो गई है उसको आप सुधार सकते हैं। नेक्स्ट बेटा, बड़े इंपॉर्टेंट बात कि सर ये सब तो कर लेंगे पर पैसा कितना मिलेगा, पर पैसा कितना मिलेगा ये तो बता दो। तो मतलब वो भी जानकारी मैं आपको देता हूं। अब समझो, जो पिछले साल 2025 और 2026 में जो पैसा मिला था वो समझते हैं। जो प्री मैट्रिक विद्यार्थी थे, जो 9-10th के विद्यार्थी थे मेरे दोस्त, उनको जो है ओबीसी वालों को 150 रुपए प्रतिमाह और 750 वार्षिक, वर्ष में एक बार 750 और 150 रुपए प्रतिमाह। एससी कैटेगरी में बेटा दिवा छात्र, मतलब जो घर पर रहकर पढ़ाई करते हैं, जो स्कूल जाते हैं, उनको 3,500 प्रतिवर्ष, 3,500 प्रतिवर्ष मतलब कि 300 रुपए लगभग हो गए। और आवासीय छात्र जो हॉस्टल में रह रहे हैं बेटा, उनको 7,000 रुपए प्रतिवर्ष दिया जाएगा। एसटी विद्यार्थी को 225 रुपए प्रतिमाह और 750 वर्ष में एक बार। अल्पसंख्यक को बेटा 225 रुपए प्रतिमाह और 750 वर्ष में एक बार। सामान्य वर्ग में बेटा ईडब्ल्यूएस आते हैं, ईडब्ल्यूएस में 3,000 रुपए प्रतिवर्ष आपको दिया जाएगा। अस्वच्छ पेशे वर्ग में बेटा दिवा छात्र जो घर पर रहकर पढ़ाई करते हैं उनको 3,500 और जो हॉस्टल में रहते हैं उनको 8,000, यह पर्टिकुलर अमाउंट आपको दिया जाएगा। ठीक है, चलिए क्लास 11th या उससे ऊपर, क्लास 11th या उससे ऊपर के विद्यार्थियों को, अब यहाँ पर आपको समूह 1, समूह 2, समूह 3, समूह 4, ये क्या है सर, कोई भी याद नहीं रखना है, कुछ भी याद नहीं रखना, क्योंकि हम सिर्फ 11th-12th के विद्यार्थी हैं। हम समूह 4 को देखेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ समूह 4 को देखेंगे। 1, 2, 3 ये कॉलेज वाले बच्चों के लिए, कॉलेज वाले बच्चों के लिए है, तो समूह 4 हमारे लिए हम देखेंगे। ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग को बेटा समूह 4 में 230 रुपए प्रतिमाह, जो घर पर रहकर पढ़ाई करते हैं, और आवासीय जो हॉस्टल में रहते हैं उनको 380 रुपए। सामान्य अनुसूचित जाति एससी या अनुसूचित जनजाति एसटी
इनमें बेटा समूह 4 में देखिए, जो घर में रहकर पढ़ाई करते हैं उनको 2,500 रुपए प्रति वर्ष, और जो हॉस्टल में रहते हैं उनको 4,000 रुपए प्रति वर्ष दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो है बेटा जितना अमाउंट आपको दिया जाएगा अगर आप 11th-12th में हैं, और ये जो मैंने बताया ये 9th-10th के लिए। ठीक है, आया समझ में कि नहीं? चलिए, तो ये कुछ हेल्पलाइन नंबर वगैरह दिए हुए हैं, आपको जो भी पूछताछ वगैरह करनी हो, जो भी आपको डाउट हो यहाँ से पूछ सकते हैं। इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य पहले आपको बताया कि सभी बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, बराबरी की शिक्षा मिलनी चाहिए, कोई भी विद्यार्थी शिक्षा से वंचित नहीं होना चाहिए, किसी की पढ़ाई इस कारण नहीं रुकनी चाहिए कि पैसे नहीं थे, इसलिए सरकार ये स्कॉलरशिप आपको लेकर आई है। ठीक है, तो ये सारी प्रक्रियाएं हैं बेटा जो मैंने आपको पूरी समझा दी है, आपको पैसे समझा दिए हैं, कैसे कैसे रजिस्ट्रेशन करना है ये सारी बातें समझा दी है, कैसे रिन्यूअल करना है, और साथ ही साथ क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स तैयार करने हैं, कैसे कैसे करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। ठीक है, तो हमारे YouTube चैनल और साथ साथ इंस्टाग्राम यूपी बोर्ड अरिविहान करके, इंस्टाग्राम और यूपी बोर्ड अरिविहान करके यूट्यूब चैनल, दोनों को फॉलो कर लीजिए। दोनों में हम जो भी नए अपडेट्स होते हैं देते रहते हैं बच्चों के लिए, और साथ ही साथ कोई भी नया अपडेट आएगा स्कॉलरशिप से संबंधित मैं आपको इंफॉर्मेशन देता ही देता रहूंगा। कि अरिविहान लेकर आया है टॉपर्स बनाने वाली उन्नति बैच, टॉपर्स बनाने वाली उन्नति बैच, वो भी बेटा कितने रुपए में? मात्र 51 रुपए में। क्योंकि अरिविहान का कहना है कि शिक्षा जो होगी पानी से भी सस्ती होगी। कैसे हो? पानी से भी सस्ती, मतलब कि आपके 5 सब्जेक्ट एग्जाम, अगर मान के चलिए आप मैथ से, किस स्ट्रीम से? मैथ से, तो मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश, 5 सब्जेक्ट की तैयारी बेटा मात्र 51 रुपए में। कितने? मात्र 51 रुपए में, वो भी साल भर। ये नहीं कि 1 महीने, 2 महीने, 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, साल भर, वो भी बेटा लाइव क्लासेस होंगी, टॉपर्स के नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, डीपीपी का एक्सप्लेनेशन, इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग। ये बहुत कमाल का फीचर लगता है बेटा, ये बहुत कमाल का फीचर लगता है कि मान लीजिए आप देर रात तक पढ़ रहे हैं या सुबह जल्दी उठकर पढ़ रहे हैं और कोई डाउट आ गया तो आप अपने मार्ट साहब से नहीं पूछ सकते, तो आप अरिविहान पर जाइए, इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग देख लीजिए। नेक्स्ट, टॉपर का गाइडेंस, ये बहुत जरूरी होता है बेटा, मार्गदर्शन बहुत जरूरी होता है कि टॉपर्स कैसे पढ़ करके, कौन से रिसोर्सेज से पढ़ करके उनने टॉप किया है, वो पूरा गाइडेंस मिलेगा, और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी यूपी बोर्ड के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो अगर आपको टॉपर बनना है, अगर आपने सपना देख रखा है 90 से 95% लाने का, तो ये बैच जरूर ज्वाइन करिएगा। ठीक है, चलिए इस नोट पर अलविदा लेता हूं। इंप्रूवमेंट एग्जाम के बारे में जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगा मैं तुरंत वीडियो के माध्यम से या टेलीग्राम से जुड़ के आप हमारे से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, चलिए टाटा बाय बाय।